जैसे मैं बोलता हूँ ना कि भाई अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूँ तो भाई उसी रास्ते से वापस भी आना है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। कि समांतर चतुर्भुजाएं विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और इसी का कन्वर्स क्या है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो कैसा चतुर्भुज होगा, तो वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर है। बाकी जो कुछ भी है, बाकी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो है ना, कि भैया प्रत्येक कोण वास्तव में वो चीज हम दिखा सकते हैं। तो भैया एक कोण 90 है तो सिर्फ एक नहीं, सभी कोण 90 अंश के होंगे, ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग। मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स गुरु अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिजिक्स बाय पंकज सर इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको हिंदी माध्यम की सभी क्लासेस मिल रही है। और आज हम क्लास 9th का एक वन शॉट लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम चतुर्भुज, जो कि आपका क्लास 9th का 8th चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा 9th क्लास की वीडियो पिछले कुछ दिनों में कम आई है, उसका मैं रीजन आपको बता देता हूं कि आपको भी पता है कि क्लास 10th और 12th की डेट शीट रिलीज कर दी गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनके पेपर आपसे पहले होंगे, तो इसलिए उनके लेक्चर्स को थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अपलोड किया गया, या ज्यादा मैंने उसी फ्रीक्वेंसी में उनको रिकॉर्ड भी किया। लेकिन अब 10th क्लास का जैसे हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो अब हम 9th क्लास की वीडियोस आप लोग की बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में आएंगी। और आपको सारे के सारे लेक्चर्स, मैं आपसे केवल इतना बोलूंगा कि आप मुझे केवल 15 दिन, 10 से 15 दिन का टाइम आप दे दो, बचे हुए सारे के सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। पूरे के पूरे टेंशन लेने की बात नहीं है। और बाकी इसके बाद क्या प्लान है वो आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहला टॉपिक जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो है आपका एक तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों को यहां पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। वैसे तो प्रमेय तो गुणधर्म भी सारे के सारे प्रमेय सब थ्योरम्स ही है, ठीक है। लेकिन सेकेंड जो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय मेन तो इसका स्टेटमेंट और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। मैं लिख देता हूं मध्य बिंदु प्रमेय। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ना। क्वेश्चंस थोड़े से हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर लेंदी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अभी तक जो हमने त्रिभुज और उसमें पढ़ा उसके कंपैरिजन में थोड़े से बड़े क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बट काफी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के गुण पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि वास्तव में समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। परिभाषा अगर हम बात करें तो कैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा, तो सबसे पहले हमारे सामने एक हमने चतुर्भुज बना लिया है, ठीक है। और ये ABCD आपके पास में एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को बोला जाता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। क्या हो? सम्मुख, नोट करिएगा, सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ठीक है। मतलब ये मात्र परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा यही है कि समांतर चतुर्भुज क्या, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सॉरी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। इसके अलावा जो कुछ भी हम जानते हैं कि भैया सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मुझे पता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो भी और भी हम एक्स्ट्रा यहां पर पढ़ते हैं वो सब किस पर बेस्ड होता है, वो सारा का सारा हमारा बेस्ड होता है इस कॉन्सेप्ट पर कि भाई इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं उन पर वो सारी के सारे गुणधर्म के रूप में निकल करके आती है। तो परिभाषा ये है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। गुणधर्मों में अगर हम बात करें तो सबसे पहला गुणधर्म जो ये है कि भाई किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है।
अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमने समांतर चतुर्भुज ABCD ले लिया, ठीक है, ABCD हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया, और अगर इस समांतर चतुर्भुज में हम एक विकर्ण आपके पास फॉर एग्जांपल AC खींच देते हैं, ठीक है, अगर हम विकर्ण आपका AC खींच देते हैं, तो AC विकर्ण क्या करेगा, AC विकर्ण इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में इसको क्या कर देगा, इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देगा। तो यहां पर त्रिभुज ACD, त्रिभुज आपके पास ACD जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा आपके पास त्रिभुज CADB के, त्रिभुज CAB के सर्वांगसम हो जाएगा। तो ACD CAB के सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये हमारे सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम भी कैसे होता है इसका मेन अगर आप देखना चाहो तो आप इजीली यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि चूंकि हमें पता है कि भाई AB आपका CD के समांतर है, AD आपका CD के समांतर है, और यहां पर AC एक तिर्यक रेखा है। AC कैसी रेखा है, आपकी एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण आपके पास ACD जो होगा, कोण ACD जो होगा वो कोण आपके पास CAB के बराबर होगा, है ना। और इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं, कि भाई AD BC के समांतर है ना, AD हमारा समांतर है BC के, और AD अगर BC के समांतर है, यहां भी आपकी AC तिर्यक रेखा है ना, यहां भी AD AC आपकी तिर्यक रेखा है। तो इधर हम क्या देख सकते हैं कि जो कोण हमारा ये वाला बनेगा, ठीक है, ये जो कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण DAC जो होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, कोण DAC जो होगा, DAC वो हमारे कोण BCA के बराबर होगा, कोण BCA के बराबर, ठीक है। अच्छा, बीच में जो भुजा AC हमको दिख रही है वो तो उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC, ये तो हमारी उभयनिष्ठ है ना, ये हमारी उभयनिष्ठ है। तो यहीं से हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ASA सर्वांग समता से, किस सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है ना, जो कि हमने यहां पर लिखा भी था कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम होंगे। किस सर्वांग समता से, ASA सर्वांग समता से। क्लियर है, ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम होंगे। और यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो इधर से आप बहुत सारी चीजें इस सर्वांग समता का प्रयोग करके बहुत सारी चीजें बता सकते हो। आप यहां पर बता सकते हो कि बाई CPCT जो भुजा आपके पास AD होगी वो CB के बराबर होगी, है ना, जो AD होगी भुजा वो CB के बराबर होगी, ठीक है। और जो CD है हमारे पास, CD है, AD हमारे पास CB के बराबर, और जो CD है वो AB के बराबर, ठीक है, और जो CD है वो आपके पास AB के बराबर। तो यहां पर लिख सकते हैं CPCT से कि भाई अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात इसी कॉन्सेप्ट से निकल करके आ जाता है कि भाई समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यहीं से आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि भाई कोण आपके पास ABC है ना, या कोण ADC है ना, तो कोण A लिख देता हूं यहां पर कि कोण आपके पास ADC है ना, ADC, और कोण आपके पास ADC, और उसके बाद आपके पास CBA, कोण आपके पास CBA, ये भी आपस में बराबर होंगे, है ना, यानी कि ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। अभी मैंने AC विकर्ण को मिलाया था, अगर मैं BD विकर्ण को मिला देता तो भी सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता, तब मेरा कोण A कोण C के बराबर हो जाता। यानी कि यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं
ठीक है, सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं एवं सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि हमारी अगली प्रमेय भी है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टी के फॉर्म पर भी याद रखना है कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर है, समांतर चतुर्भुज है, तो उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। और इसी प्रमेय का जस्ट उल्टा पार्ट हमसे बोलता है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वह चतुर्भुज आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं ना कि भाई अगर मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो भाई उसी रास्ते से वापस भी आना है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी कि हमें सीधे दोनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर तो समांतर चतुर्भुज। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर होता है ना तब जाकर के हम क्वेश्चंस बना पाते हैं। बिना इन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के आप कभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने, अभी हमने इसको सर्वांग समता से ये भी सिद्ध कर सकते हैं ना, सर्वांग समता से ही ये बात निकल के आई कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो वही मैंने बोला कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो वही अगर सम्मुख कोण बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। इज इट क्लियर, ये दोनों बातें आपस में रिलेट करनी है हमें। ठीक है, इसी तरीके से यदि चतुर्भुज में सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसके बाद अगली जो प्रमेय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा बाकियों के मुकाबले कि भाई हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है। अगर मैं इसके विकर्णों की बात करूं तो एक विकर्ण आपके पास यहां पर ए सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकर्ण यहां से हमारे पास में बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक विकर्ण ए सी हो गया, दूसरा विकर्ण आपके पास में बी डी हो गया। आई बात समझ में, एक विकर्ण हमारा ए सी हो गया तो दूसरा विकर्ण हमारे पास में बी डी हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हमें क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो आपस में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे, जरा प्रैक्टिकली सोचो, है ना। अगर ये चीज हमें प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जरा ध्यान से समझना। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना, और हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या क्या बातें पता है। हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात ये कहूं कि दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज आपके पास ए ओ बी को ले लो, त्रिभुज ए ओ बी को ले लो, एवं दूसरा त्रिभुज सीओडी को ले लो, त्रिभुज सीओडी को ले लो। हमें पता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। यानी कि समझ सकते हो सिंपल कि कोण ओ ए बी जो होगा वो आपके पास कोण ओ सी डी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। यानी कि कोण ओ बी ए जो होगा वो आपके पास कोण ओ डी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि भाई समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी। बहुत बड़ा काट दिया, ए बी भुजा सी डी के बराबर होगी, तो ए बी भुजा हमारे पास सी डी। तो कौन सी सर्वांग समता हो गई यहां पर, ए एस ए सर्वांग समता, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए एस ए सर्वांग समता से, ए एस ए सर्वांग समता से हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ए ओ बी त्रिभुज जो होगा वो आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के।
आई बात समझ में? एओबी त्रिभुज जो होगा वो आपके पास में सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सीओडी के। आई बात समझ में? क्लियर है ना? त्रिभुज एओबी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सीओडी के। क्लियर है? एओबी हमारे पास जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा सीओडी के। ठीक है, अब ये सर्वांगसम है तो यहां से क्या चीजें बोल सकते हो कि भाई जो एओ है वो सीओ के बराबर, एओ जो है वो सीओ के बराबर, और जो ओबी है वो ओडी के बराबर, जो ओबी है वो आपका ओडी के बराबर। तो सीपीसीटी से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, बाई सीपीसीटी यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो एओ बराबर में सीओ, ओडी बराबर में ओबी। इज इट क्लियर? अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, है ना, अपने आप पे बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि समांतर चतुर्भुज है विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और इसी का कन्वर्स क्या है? यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो कैसा चतुर्भुज होगा? तो वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा, वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमारी प्रमेय 8.7 यहां से रिलेट हो जाती है। क्लियर है? ये प्रमेय कौन सी है बच्चों? ये प्रमेय हमारे पास 8.7 है। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको थ्योरम 8.8 भी हम बोल सकते हैं, जिसको दिमाग में रखना है कि यदि किसी चतुर्भुज की, यदि किसी चतुर्भुज की, है ना, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का, है ना, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है, एक युग्म बराबर हो एवं समांतर हो, बराबर हो एवं क्या हो? समांतर हो, बराबर हो एवं समांतर हो, तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, समांतर चतुर्भुज होगा। इसको भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, नोट करिएगा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, मान लो हमारे पास में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। ए बी सी डी हमारे पास एक चतुर्भुज है, हमें यहां पर जो कंडीशंस दी गई है वो ये है, दिया है कि भाई ए बी एक तो समांतर है सी डी के, ओके, और ए बी जो है वो आपका सी डी के बराबर है। और हमें यहां पर सिद्ध करना है, हमें यहां पर सिद्ध करना है कि ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, है ना, ए बी सी डी आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर? चलिए तो नोट कर लो फटाफट से इसको। सबसे पहले कंडीशन क्या दी गई है कि ए बी समांतर सी डी है और ए बी सी डी के बराबर है, ठीक है, और हमें यहां से सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा काम, बस एक विकर्ण मिला देंगे, ठीक है। हम यहां पर एक छोटी सी रचना कर देंगे। रचना क्या कर देंगे? ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, ए को हमने सी से मिलाया, पॉइंट ए को हमने सी से मिलाया। क्लियर है? ए को सी से हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ अब क्या होगा? ए को सी से मिलाया, एक बार त्रिभुज मैंने ए बी सी को ले लिया, एक बार त्रिभुज मैंने आपके पास सी डी ए को ले लिया। दो त्रिभुज ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर हमने त्रिभुज ले लिया आपके पास
त्रिभुज आपका ए बी सी एवं दूसरा त्रिभुज जो हम यहां पर ले सकते हैं वो सी डी ए है। दूसरा त्रिभुज जो हम यहां पर ले सकते हैं वो आपके पास में सी डी ए है। तो त्रिभुज एबीसी है एवं त्रिभुज आपका सी डी ए है। क्लियर? त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज आपका सी डी ए है। ठीक है, सुनो, एबीसी और सी डी ए दोनों में क्या चीज हमें दिख रही है? ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, एक तो हमें पता है कि ए बी आपका समांतर है सी डी के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि एक तो पहले ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और ये भुजा जो बीच में बैठी हुई है ये तो उभयनिष्ठ भुजा है। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि कोण सी ए बी है ना, कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए बी बराबर में कोण ए सी डी, बराबर में कोण आपके पास ए सी डी। ठीक है, उसके बाद भुजा ए सी बराबर ए सी, भुजा ए सी बराबर में ए सी, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए बी बराबर में सी डी है ना, ए बी बराबर में सी डी, ए बी बराबर में सी डी। तो लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से हमारा एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा सी डी ए के। और अगर ए बी सी सर्वांग सम है सी डी ए के तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पर ए डी भुजा बी सी के बराबर हो जाएगी है ना। तो सी पी सी है ना, सी पी सी टी से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से सीपीसीटी से जो बीसी है वो आपके पास एडी के बराबर हो जाएगा, डीए के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या पता चल गया कि भाई जो बीसी है वो एडी के बराबर, अर्थात चूंकि सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, तो हम देख सकते हैं कि चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर है ना, क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा है ना, प्रमेय 8.2 से। ठीक है, प्रमेय 8.2 क्या बोलते हैं कि अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एज अ क्वेश्चन भी दिमाग में रख सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी भी दिमाग में रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले ये सिलेबस का हिस्सा दिखता था लेकिन अब क्या हुआ कि बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। आई डोंट नो कि इसको डिलीट क्यों किया, इसको रखते तो आई थिंक थोड़ा सा बेटर ही रहता है, बट इसको डिलीट कर दिया गया। तो सो इसलिए मैंने इसको अलग से करवा दिया ताकि आप लोग इसको रखो दिमाग में कि हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सुनाओ, यहां तक तो हमारे प्रमेय थी जो समांतर चतुर्भुज के एक प्रकार से गुण धर्म भी है। ठीक है, यहां तक प्रमेय थी जो एक तरीके से समांतर चतुर्भुज की गुण धर्म भी है। अब बात करते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो पहले हमें सिर्फ आयत की परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें कई बार क्वेश्चन में समझ में नहीं आता कि यार इसमें मैं क्या प्रूव करूं। मुझे तो पता है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बचपन से हमें आयत की परिभाषा ही यही बताई गई है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो वो आयत है। तो इसमें प्रूव क्या करूं, तो समझिए ध्यान से। आयत की परिभाषा होती है सिर्फ इतनी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज
भुज जिसका, है ना, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण, सॉरी, जिसका एक कोण 90 अंश हो, 90 अंश के बराबर हो, एक कोण 90 अंश के बराबर हो, उसको हम आयत कहते हैं। आयत की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि भाई एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो। बाकी जो कुछ भी है, बाकी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, है ना, कि भाई प्रत्येक कोण, वास्तव में वो चीज हम दिखा सकते हैं कि भैया एक कोण 90 है तो सिर्फ एक नहीं, सभी कोण 90 अंश के होंगे, ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आयत की परिभाषा कितनी दिमाग में है? जेन्युइन परिभाषा क्या है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो, एक कोण आपका 90 अंश के बराबर हो, उसको हम आपका समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आपका समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर? है ना, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो, जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो, उसको हम आपका समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास आयत है, ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास मान लो एक आयत है, ए बी सी डी आपके पास एक आयत है। ठीक है, ठीक, ए बी सी डी हमारे पास में एक आयत है। ठीक है, यहां पर कोण ए हमको क्या दिया गया है? समकोण, और कोण ए बराबर हमको 90 डिग्री दिया गया है। क्योंकि आयत की परिभाषा से ये एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज में एक खास बात ये होती है कि जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण का मतलब जैसे एक कोण ए है और ये कोण बी है, तो ये आसन्न कोण है ना। इसी प्रकार ए और डी भी आसन्न कोण है, इसी प्रकार सी और बी भी हमारे आसन्न कोण है, और डी और सी भी हमारे आसन्न कोण है। तो ये कैसे कोण होते हैं? हमारे आसन्न कोण होते हैं। तो कोण ए अगर हमारे पास में 90 अंश के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि कोण ए और कोण बी, क्योंकि एडी समांतर बीसी है तो समांतर चतुर्भुज ही है ना, तो यहां पर इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और अगर एक कोण 90 अंश है तो दूसरा कोण भी हमारे पास 90 अंश आएगा, यानी कि बी भी 90 डिग्री का हो गया। और चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा, दोनों हमारे 90 और 90 अंश के बराबर होंगे। अर्थात चारों के चारों कोण 90 डिग्री के हो गए। यही तो हमें प्रूव करना था। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अक्सर क्या होता है ना, इस चीज को सोचने लग जाते, ये तो परिभाषा होती है, बचपन से हमने इसको पढ़ा है, अब इसको प्रूव कैसे करें? तो परिभाषा वास्तव में ये है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो, वो हमारा आयत होता है। ठीक है, वो हमारा आयत होता है। इज इट क्लियर? यस और नो? आ गई बात समझ में? चलिए अगली चीज, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक हमने सबसे पहले तो समचतुर्भुज बना लेना है। ठीक है, समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है? समचतुर्भुज की खास बात यह होती है कि उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे वर्ग की होती है उसी प्रकार समचतुर्भुज की भी है कि चारों भुजाएं उसकी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी, सॉरी ए बी बी सी सी डी डी, ये चारों भुजाएं उसकी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, हाँ, वो एक
समचतुर्भुज कैसा है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसको हम समचतुर्भुज बुलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली एबीसीडी हमारे पास एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके जो विकर्ण है, तो अगर मैं यहां पर इसके विकर्ण खींच दूं तो एक विकर्ण एसी हो जाएगा और दूसरा विकर्ण यहां पर इसका बीडी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो विकर्ण है, ठीक है, इसके जो विकर्ण है वो क्या होंगे? आपस में हमें सिद्ध करना है कि हमें यहां पर एक तरीके से दिया है, कंडीशन जो हमें दी है वो लिख देते हैं कि एक तो ए बी समांतर में आपका सी डी होगा और दूसरा बी सी समांतर में आपका ए डी होगा और तीसरा चारों बजाय आपस में बराबर, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए, तो चारों के चारों भुजाएं आपस में बराबर। ये सारी कंडीशंस हमें दी गई हैं, सम्मुख समचतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है? यहां पर हमें सिद्ध करना है कि भाई ये जो AC है ना, वो सिद्ध क्या करना है? हमें यहां पे सिद्ध करना है कि AC जो हमारे पास में है वो लंबवत होगा BD के। ठीक है, AC हमारा BD के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये कोई बिंदु हमने O मान लिया है ना, प्रतिच्छेद बिंदु हमने इनका मान लो O मान लिया कि भाई O हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है इसका। ठीक है, तो एक काम हम कर सकते हैं, हमने एक बार त्रिभुज AOD को ले लिया है ना, एवं हमने त्रिभुज आपके पास COD को ले लिया। दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन सा? AOD और COD। थोड़ा ध्यान से देखना, इन दोनों त्रिभुजों में क्या बात है? एक तो हमें पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो हमें यह पता है कि ये भुजा इसके बराबर होगी, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि AO बराबर में CO, और रीजन लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, है ना। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो AO बराबर में आपके पास में CO है, AO बराबर में आपके पास में CO है। दूसरा AD बराबर में CD होगा, AD बराबर में CD होगा, AD बराबर में CD होगा। तीसरा OD बराबर OD दोनों में कॉमन है, OD बराबर OD दोनों में कॉमन है। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं? कुछ कट तो नहीं रहा है? ठीक है, कट नहीं रहा, चलो दिख रहा है। SSS सर्वांग समता से यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि SSS सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से, SSS सर्वांग समता से त्रिभुज AOD COD के सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम, तो हम बोल सकते हैं कि AOD COD के सर्वांगसम, तो हम बोल सकते हैं कि बाई CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से कोण AOD बराबर में कोण COD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंगल AOD बराबर हो जाएगा एंगल COD के, दोनों कोण बराबर हो गए। क्लियर? AOD मेरा COD के बराबर। और हमें पता है कि भाई ये पूरा का पूरा एक रेखा है, तो ये योगफल 180 अंश होगा, यानी कि कोण AOD प्लस में COD ये हमारे 180 अंश के बराबर होंगे योगफल, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो यहां से 2 टाइम्स कोण AOD, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो 2 टाइम्स AOD 180 डिग्री। 2 से 180 को काट दोगे तो कोण AOD मेरे पास में 90 अंश के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कोण AOD हमारे पास में 90 डिग्री, 90 अंश के बराबर आ जाएगा। और 90 डिग्री के बराबर, हेंस इसका मतलब क्या हो गया कि कोण COD भी आपके पास 90 डिग्री का। और अगर ऐसा हुआ, यानी कि ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा,
सब 90 90 90। इसका मीनिंग क्या है कि भाई जो विकर्ण AC है वो लंबवत होगा BD के, अर्थात विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, क्लियर है, नोट कर लो। चलिए, तो ये हमारा सर्वांग समता का पूरा क्वेश्चन इससे बेस सॉल्व होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक सवाल सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो सवाल कौन सा है, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं नोट करवा देता हूं, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप हमारे एनसीईआरटी किताब को उठाएंगे तो ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण है, इसको जरूर से सभी लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये उदाहरण है, मतलब ये कुछ उदाहरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो इन एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराता हूं पहले तो, है ना। ये क्वेश्चन काफी 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 बार पूछा गया है, जिसमें लिखा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होगा, दर्शाइए कि वह एक आयत होगा। तो भाई हमने पहले से एक आयत टाइप बना लिया है। अब आप कहोगे सर पहले से क्यों बना लिया, क्योंकि अगर हमसे सिद्ध करवा रहा है तो होगा ही ना अगर नहीं होता तो हमसे सिद्ध क्यों करवाता बबुआ, है ना। इसलिए पहले से बोल रहा है कि भैया सिद्ध करो कि आयत है, तो हम चित्र भी आयत ही बना लेते हैं ताकि देखने में तकलीफ ना हो, ठीक है। चलो, विकर्ण बराबर है ना, हमें दिया है, सबसे पहले कंडीशंस जो गिवन है उनको नोट कर लीजिए। दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, ABCD आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में हमें और क्या पता है कि भाई विकर्ण AC जो हमारे पास में है, अभी मैं खींच देता हूं, BD के बराबर है। AC और BD आपस में बराबर है, अभी हम खींच भी देते हैं। वाई फियर जब आई एम हियर चलिए, ठीक है, ये एक दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। सो यहां से विकर्ण हमारे AC और BD ये हमें बराबर दिए गए हैं। चलिए, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं यहां से बात करूं, ठीक है, ABC ABC है ना, जो त्रिभुज हमारे पास ABC है, एवं त्रिभुज हमारे पास A, या ऐसे भी लिख सकता हूं, AC भी लिख लेता हूं, चलो ठीक है, थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूं, ACB ले लेता हूं और DBC ले लेता हूं, है ना। ACB और DBC एवं आपके पास DBC ले लेता हूं, ठीक है। तो ACB और DBC इन दोनों में अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे पहली बात ये वाला जो हमारा कोण है ना, एक तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, है ना। लिख सकते हैं कि कोण आपके पास ACB जो होगा वो बराबर होगा हमारे पास कोण CB, सॉरी ACB जो होगा हमारे पास D, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा। रुक जाओ, कहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा है ना शायद, हाँ, क्योंकि अगर हम यहां से देखें कि AC बराबर में हमारा BD है, ये हमें पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है जिससे वो बराबर हो नहीं रहा ना कुछ तो ऐसा लिखा है जिससे वो बराबर हो नहीं पा रहा। तो एक तो त्रिभुज मेरे पास ABC है और दूसरा DCB है, ठीक है, अच्छा
ठीक है, और हमें पता है कि कोण DCB, ये दोनों कोण अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो हमारा योगफल 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है, सम्मुख कोण ACB ACB ऐसे नोट कर लो थोड़ा सा, है ना, ACB ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बना लिया यहां पर आपका D, और उसके बाद ये हो गया आपके पास पॉइंट B, ये पॉइंट हो गया आपके पास C, DBC। हमें ये पता है कि आपका जो AB है ना, AB है वो CD के बराबर है। ठीक है, AB हमारे पास CD के बराबर है। ठीक है ठीक है ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज हमें पता है कि AC बराबर में आपके पास BD है। ये वाली जो भुजा है हमारे पास AC, वो हमारे पास BD के बराबर है। ठीक है, AC बराबर में आपके पास BD है। अब मैं बात करूं कि ये वाला जो कोण है यानी कि BAC, नोट करना BAC, ये वाला कोण, ठीक है, BAC हमारे कोण BDC के बराबर, BDC के बराबर। ठीक है, इस कोण के बराबर अगर हमें लिखना है। ठीक है, देखो, हाँ, हमें इसके लिए एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि विकर्ण आपस में बराबर हैं, तो हम ये चीज यहां पर प्रूव कर सकते हैं, इस चीज को हम यहां पर दिखा सकते हैं ना। हमें ये कुल मिलाकर के ये दिखाना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर बराबर हो गए तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। और अच्छा, BC बराबर BC भी तो यहां पर है, AB और CD, बढ़िया। अच्छा, इधर पे अगर मैं BC बराबर BC की बात करूं तो ये भी तो उभयनिष्ठ है, BC बराबर BC, BC बराबर BC, तो ये तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता हो गया ना। इतना करने की बात ही क्या है। देखो, त्रिभुज हमारे पास ACB को ले लो, त्रिभुज ACB को ले लो, एवं त्रिभुज हमारे पास DBC को ले लो, एवं त्रिभुज हमारे पास DBC को ले लो। इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखना, एक तो AC बराबर हमको BD दिया गया है, AC बराबर BD हमको दिया गया है। दूसरा, दोनों में BC बराबर BC है। ठीक है, दोनों में BC बराबर BC है, और चूंकि हमें पता है कि AB और CD आपस में बराबर होंगे, AB बराबर होगा आपस में CD के। क्यों होगा? क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो यहां पर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ACB DBC के सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ACB जो होगा वो DBC के सर्वांगसम हो जाएगा, है ना, सर्वांगसम हो जाएगा DBC के। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो लिख सकते हैं CPCT से, CPCT से क्या लिख सकते हैं कि जो कोण आपके पास ABC होगा वो DCB के बराबर होगा, यानी कि कोण ABC होगा वो कोण DCB के बराबर होगा। ठीक है, और चूंकि ये दोनों आसन्न कोण है समांतर चतुर्भुज के, है ना, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, तो इनका योगफल 180 अंश के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ABC प्लस में DCB, है ना, योगफल 180 अंश होगा, है ना, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 2 गुणे ABC बराबर में आपका 180 अंश
2 से 180 को भाग दोगे तो कोण ए बी सी बराबर में हमको 90 डिग्री और कोण डी सी बी बराबर में 90 डिग्री। तो अगर किसी चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण है तो वह आयत होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का, एबीसीडी का एक कोण है ना, चूंकि अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का एक कोण है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का एक कोण 90 अंश के बराबर है, 90 अंश के बराबर है, 90 अंश के बराबर है। अतः अतः यह एक, अतः यह एक आयत होगा, अतः यह एक आयत होगा। ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश के बराबर है, तो आपका ये एक आयत होगा, रेक्टेंगल होगा। डन। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन सेम हमने ऐसा डिस्कस भी किया था कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्योंकि वर्ग हमारे पास एक समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग हमारे पास एक समचतुर्भुज भी है और वर्ग एक आयत भी है ना, वर्ग एक आयत भी है, समचतुर्भुज भी है। और समचतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं, इसके विकर्ण लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो क्या यहां से लिख सकते हैं कि भाई एक वर्ग के विकर्ण बराबर एवं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में दो क्वेश्चंस को मिलाकर के बना दिया है ना, क्योंकि भाई वर्ग एक प्रकार का आयत भी है, वर्ग एक प्रकार का समचतुर्भुज भी है, दोनों ही है। और समचतुर्भुज बोलोगे तो विकर्ण लंबवत हो जाएंगे, और आयत बोल रहे हो तो बराबर हो जाएंगे, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अर्थात वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जो आयत के गुणधर्मों को और समचतुर्भुज के गुणधर्मों को दोनों को फॉलो करेगा, क्योंकि वो दोनों के गुणधर्मों को स्वीकार लेता है ना, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर है ना, और कोण भी 90 अंश का है, तो वो समचतुर्भुज के और आयत के दोनों के गुणधर्मों को फॉलो कर लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, ये सवाल हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको जरूर से आप लोग करिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आने की संभावना रही है ना। अभी तक के अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे ज्यादा बार, वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पर अच्छे से बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहां पर कि भाई एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, एबीसीडी हमारे पास में क्या दिया गया, एक समलंब दिया है, जिसमें AB समांतर है आपके DC के। ठीक है, AB और DC एक दूसरे के समांतर है, और AD बराबर में आपके BC है, AD BC के AD BC के बराबर है। तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा, कोण C बराबर कोण D होगा, ABC BAD के सर्वांग होगा, विकर्ण बराबर होंगे। ये सारी चीजें हमें बतानी है। इसमें एक छोटा सा रचना हमें करनी पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन की ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती। और एनसीईआरटी ने इस कंस्ट्रक्शन को आपकी किताब में हिंट के रूप में, कि भैया हिंट ले लो हमसे, बिना तुम इस कंस्ट्रक्शन के सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हिंट के रूप में दिया भी है इस बात को कि हम यहां पर क्या रचना करते हैं कि बिंदु सी से, बिंदु सी से एडी के समांतर, एडी के समांतर
एक रेखा खींची, एक रेखा खींची खींची जो भुजा AB को आगे बढ़ाने पर, जो भुजा AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर काटती है। किस पर काटती है? बिंदु E पर काटती है, बिंदु E पर काटती है। ठीक है, बिंदु E पर काटती है। बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा खींची है जो भुजा AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर काटती है ना, बिंदु E पर काटती है। यहां पर हमें प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर हमारे प्रतिच्छेद करती है। चल, अब यहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, इतना पार्ट में अलग कर देता हूं, ये पोर्शन अलग कर देता हूं इससे। चलो, थोड़ी बहुत बातें यहां पर लिखनी जरूरी है, समझानी जरूरी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो चतुर्भुज, जो आपका चतुर्भुज है, कौन सा? ADECE में, ADCE में एक तो AD समांतर CE है, AD समांतर में CE है, ओके, और दूसरा AB समांतर में आपका CD है। अब एक बात ध्यान देना, अगर AB समांतर है CD के तो AB को ही तो आगे तक बढ़ाया है, तो मतलब जो AE होगा वही आपका CD के समांतर भी होगा। तो सम्मुख भुजाएं समांतर है, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो चतुर्भुज ACDE है ना, या ADCE है, चतुर्भुज ADCE एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? ये आपके पास में एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्लियर? चलिए, तो ABCD हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अच्छा, हमें एक बात और दी गई है कि AD BC के बराबर है। ठीक है, हमें एक बात दी गई है कि AD जो है वो आपके पास BC के बराबर है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि AD और CE आपस में बराबर होंगे। AD और CE, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो अगर AD BC के बराबर है, AD CE के बराबर है, तो इन दोनों को मिला दोगे तो BC और CE को आपस में बराबर बोल सकते हो। और BC और CE आपस में बराबर हुए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई जो त्रिभुज हमारे पास दिख रहा है, जो त्रिभुज हमारे पास BCE दिख रहा है, ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। तो हमें पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई BC के सम्मुख कोण CEB है ना, यानी कि CEB, और CE का सम्मुख कोण, CE का सम्मुख कोण CBE, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें यह पता है कि भाई ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में हमें आसन्न कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, यानी कि कोण DA, या बोल सकता हूं कि कोण A प्लस में कोण E, इन दोनों का योगफल जो होगा, है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां से कि कोण A प्लस में कोण E बराबर में 180 अंश। ठीक है, और यहां पर ये जो कोण हमारे पास में दिख रहा है, ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म कोण है,
अर्थात एबीसी और सीबीई 180 अंश के बराबर होंगे योगफल इनका, यानी कि ए बी सी और आपके पास सीबीई है ना, इसके बाद आपके पास सीबीई इनका योगफल 180 अंश होगा, सीबीई इनका योगफल 180 अंश होगा। दोनों 180 180 है, दोनों को बराबर लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण ई बराबर में कोण ए बी सी प्लस में कोण आपके पास सीबीई। जरा एक बात देखो, ये वाला जो कोण ई लिखा है ना और ये जो कोण सीबीई दोनों बराबर है ना, सीईबी और सीबीई दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण एबीसी, कोण ए बराबर कोण एबीसी। अगर तुम केवल समलंब के नजरिए से देखोगे तो कोण ए कोण बी के बराबर हो गया, है ना, अर्थात तो कोण ए आपके पास कोण बी के बराबर हो गया। क्लियर है, कोण ए बराबर कोण बी। चूंकि एबीसीडी एक समलंब है ना, चूंकि एबीसीडी हमारे पास एक समलंब है और AB समांतर है CD के, है ना, AB आपके पास CD के समांतर है। तो एक बात बताओ, कोण A प्लस कोण D, अगर मैं इन दोनों का योगफल देखूंगा, कोण A और कोण D आसन्न कोण है, योगफल 180, कोण B और कोण C इनका योगफल भी 180। तो यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं कि कोण A प्लस में कोण D, A प्लस में कोण D बराबर कोण C प्लस में कोण B, और हमने प्रूव किया कि A और B आपस में बराबर हैं, तो D और C आपस में बराबर हो गए, अर्थात सेकेंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हुआ, सेकेंड भी प्रूव हुआ कि D और C भी आपस में बराबर होंगे, तो ये हमारे आपस में बराबर हो गए। तीसरा रिजल्ट कहता है कि भाई त्रिभुज ABC को BAD के सर्वांगसम दिखाओ। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसका इतना नीड नहीं है। एबीसी कैसे बनेगा, जब मैं आपका बीडी विकर्ण को मिला दूंगा, है ना, एबीसी बनेगा जब मैं एसी विकर्ण को पहले मिलाऊंगा, यानी कि पहले मैंने, एक सेकेंड रुक जाना, पहले मैंने यहां पर एसी विकर्ण को मिला दिया और दूसरा मैंने यहां पर आपका इस वाले विकर्ण को मिला दिया, बीडी को विकर्ण को मिला दिया, तो हमारे पास एबीसी है और बीएडी है, दो त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, हमने त्रिभुज ले लिया आपके पास में ए बी सी एवं दूसरा त्रिभुज हमने यहां पर ले लिया आपका क्या, दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया आपके पास में ए बी सी को ले लिया और बी ए डी को ले लिया। किसको ले लिया हमने, बी ए डी को ले लिया, एवं त्रिभुज बी ए डी को ले लिया। तो ए बी सी एवं बी ए डी, है ना, ए बी सी एवं बी ए डी, इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे कि एबीसी और बीएडी में सबसे पहले क्या चीज हमें पता है कि भाई एक तो कोण AB बराबर AB दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना, AB बराबर AB दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो एक तो लिख सकते हैं कि AB है और BA आपस में बराबर है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा कोण BA सॉरी जो हमारा ABC कोण है, ठीक है, जो हमारा ABC कोण है, ABC कोण है, वो बराबर है हमारे कोण BAD के, BAD के बराबर है, कोण BAD के बराबर है, B और A को बराबर दिखाया हमने। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि भाई जो AD भुजा है वो BC के बराबर है ना, जो BC है वो AD के बराबर है, ये भी लिख सकते हो कि BC बराबर में आपका AD। तो कौन सी सर्वांग समता बनी, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BAD के, है ना, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। इज इट क्लियर,
यस और नो, है ना। एबीसी बीएडी के सर्वांग हो जाएगा। इज इट क्लियर? सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए, एबीसी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज बीएडी के। अब ये सर्वांग हो गया, तीसरा पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी से, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, बाई, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, बाई सीपीसीटी से मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, विकर्ण एसी बराबर बीडी, यानी कि जो एसी है वो बीडी के बराबर होगा, एसी जो है वो हमारे पास बीडी के बराबर होगा। तो ये लाइन से हमारे चारों के चारों रिजल्ट यहां पर प्रूव हो जाते हैं। ऑल द 4 रिजल्ट आर प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और मतलब इस क्वेश्चन को जरूर 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 से करके जाना। जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो उसमें कार्डों में लिखा होता है कि मेरे चाचू की शादी में जलूल जलूल से आना, तो वही एग्जाम के सीजन में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके लिए मैं बोलूंगा कि अपने एग्जाम में इसको जलूल जलूल से पढ़ के जाना, ठीक है। अपने एग्जाम में इसको जलूल जलूल से पढ़ के जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट से, है ना एवरीवन, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल बहुत इजी है। ये क्वेश्चन भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हाँ, पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा उससे कम दर्जे का है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है। दर्जा भले थोड़ा सा कम हो, लेकिन भैया दर्जे से क्या मतलब, सर हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। यहां पर लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या सा चतुर्भुज है? एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है, ठीक है, विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है, ठीक है, क्रमशः लंब है। तो दर्शाइए कि एपीबी और सीक्यूडी दोनों हमारे सर्वांगसम होंगे। एपीबी और सीक्यूडी दोनों हमारे सर्वांगसम होंगे, और एपी बराबर में आपके पास में सीक्यू होगा। एपी बराबर में आपके पास में सीक्यू होगा। क्लियर है? चलिए, एपी बराबर में आपके पास सीक्यू होगा। चलो ठीक है, एपी भी सीक्यू डी के सर्वांगसम, एपी बराबर में आपके पास सीक्यू। आइए अब जरा देखें, यहां पर एक सिंपल सी बात देखना, सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। त्रिभुज ले लो अपना यहां पर एपीबी एवं दूसरा त्रिभुज यहां पर ले लो जो बोला गया है सीक्यूडी, सीक्यूडी। चलो एपीबी और सीक्यूडी, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहली बात, कोण एपीबी बराबर में कोण सीक्यूडी दोनों 90-90 अंश के हैं, ठीक है, दोनों 90-90 अंश के हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सी क्यू डी है, ए पी बी है। अच्छा यहां पर हमें पता है कि ए बी भुजा जो है हमारे पास वो सी डी भुजा के बराबर है। ए बी भुजा हमारे पास सी डी भुजा के बराबर है। ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर है। अच्छा हमें पता है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि वास्तव में ये तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो क्या अगर ए बी सी डी समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, और अगर मैं यहां पर बीडी को, बीडी एक तिर्यक रेखा देखूं, बीडी एक यहां पर तिर्यक रेखा है, बीडी यहां पर आपके पास में एक तिर्यक रेखा है, तो ए बी पी जो बनेगा हमारे पास, ए बी पी जो बनेगा, ए बी पी जो बनेगा वो सी डी क्यू के बराबर होगा, ठीक है, सी डी क्यू के बराबर होगा। तो ए बी पी आपके पास में सी डी क्यू के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि ए बी पी सी डी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहां पर देखना कि
यहां पर हमने क्या प्रयोग किया कि भाई दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अतः अतः एएस सर्वांग समता से, एएस सर्वांग समता से मैं रिकॉल करवाऊंगा कि किसी दो त्रिभुजों के दो संगत कोण और एक भुजा के बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांगसम होता है। क्योंकि दो संगत कोण कोई भी हो, तीसरा संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब है कि एएस सर्वांग समता भी सत्य है, ये भी ट्रू है। तो एएस सर्वांग समता से, एएस कॉन्ग्रुएंस से हम ये बोल सकते हैं कि एपीबी जो हमारे पास होगा, एपीबी जो होगा वो आपका सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा एपीबी सीक्यूडी के। ठीक है, ये आपके पास में सीक्यूडी के सर्वांगसम हो जाएगा। और एपीबी अगर सीक्यूडी के सर्वांगसम है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई सीपीसीटी से एपी बराबर सीक्यू। अतः सीपीसीटी से एपी बराबर में आपके पास सीक्यू होगा। तो ये पहला रिजल्ट प्रूव हो गया और ये आपका सेकेंड रिजल्ट प्रूव हो गया। दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए एक साथ। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो गुणधर्म हैं उन पर ये बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे। अभी हम अगली जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं उसको हम त्रिभुज की मध्य बिंदु प्रमेय बोलते हैं। और मध्य बिंदु प्रमेय को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि इसको हमें कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में वो आपको पहले प्रमेय सही से समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय मतलब कि चतुर्भुज के अंदर ये प्रमेय आई है। वास्तव में मुझे लगता है कि ये प्रमेय तो थोड़ा सा पहले ही आ जानी चाहिए थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। हमारे पास में यहां पर क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, मान लो ए बी सी, दो भुजाओं के मध्य बिंदु मान लो हमने दे दिया कि डी और ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। हमने लिख दिया कि डी तथा ई ए बी तथा एसी के, ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु हैं। ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, चलो तो अगर मैं ठीक है, डी तथा ई ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। ठीक है, नोट कर लीजिए, डी तथा ई ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। तो जो डीई भुजा होगी वो आपकी समांतर होगी बीसी के। एक तो पहली कंडीशन कि अगर डी और ई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ ना कि भाई ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, मतलब डी और ई मध्य बिंदु है। तो डीई भुजा बीसी के समांतर होगी एवं डीई भुजा आपकी 1/2 बीसी के बराबर होगी, बीसी के आधे के बराबर होगी, है ना। डीई जो होगा वो बीसी का आधा होगी और डीई बीसी के समांतर होगी। ठीक है, इस पार्ट को नोट कर लीजिए, डीई भुजा बीसी के समांतर होगी और डीई आधे के बराबर, बीसी के आधे के बराबर होगी। ये प्रमेय हमारी है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम इसको हम बुलाते हैं। ठीक है, और इसी का जस्ट कन्वर्स पार्ट जो है वो ये कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के
समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि भाई मान लो ये आपके पास त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी है और AB का मध्य बिंदु मान लो D है ना, यानी कि D AB का मध्य बिंदु हो। हमें दिया है कि D AB का मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु है, और ये कोई पॉइंट आपके पास E है। इस प्रकार कि DE जो हमारे पास है वो BC के समांतर है। DAB का मध्य बिंदु है, DE हमारा BC के समांतर है। तब 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 क्या होगा, DE AC को समद्विभाजित करेगी। क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। ठीक है, ये इसका कन्वर्स है कि अगर किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाएगी तो वह उसको समद्विभाजित कर देगी, उसको समद्विभाजित कर देगी। ये मध्य बिंदु प्रमेय का जस्ट उल्टा यानी कि विलोम है, जस्ट उसका व्युत्क्रम यानी कि विलोम है। आई बात समझ में। अब ये जो प्रमेय हमने दोनों पढ़ी है, मध्य बिंदु प्रमेय और उसका विलोम दोनों, अब ये कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, किस तरीके से इसके पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आइए उस पर एक नजर मारते हैं। ठीक है, पहला ही सवाल आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस थ्योरम पर बेस्ड, जो कि बहुत पॉपुलर है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे 9th क्लास के स्कूल में, अपने सीनियर से पूछोगे तो बता देगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पर त्रिभुज एबीसी में DE और F क्रमशः भुजाओं ABBC CA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, DEF ABBC CA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, दर्शाइए कि बिंदुओं DE और F को मिलाने पर ABC 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। यानी कि अगर मैं DEF को मिला देता हूं तो ये इसको 4 सर्वांगसम में, कौन कौन से 4 सर्वांगसम त्रिभुज, एक तो हमारा ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, है ना, चौथा ये वाला। तो 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात देखो कैसे हम प्रूव करेंगे और सिंपल तरीके से समझना। सबसे पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि हमें पता है कि D और E AB और AC के मध्य बिंदु है ना, चूंकि DE भुजा AB, ठीक है, D तथा E AB एवं AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, D तथा E AB एवं AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, D तथा E AB एवं AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, D तथा E AB तथा AC के मध्य बिंदु है। ठीक, नाउ अब यहां से क्या बनेगा, सबसे पहले DE भुजा हमारे पास में समांतर हो जाएगी BC के, DE भुजा आपकी समांतर हो जाएगी BC के, DE क्या होगा, BC के समांतर। ठीक है, और दूसरा DE जो होगी वो हमारी 1/2 BC हो जाएगी, है ना। अब हाफ ऑफ BC किसको बोलोगे, BC का हाफ मैं BE को बोल दूंगा, BE को यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा। ये पॉइंट E है ना, ये पॉइंट आपके पास में F है, ये पॉइंट आपके पास में A है, ये पॉइंट आपके पास में B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट दिख रहा है इजिली D है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि भाई इधर पे DE बराबर में BE है, DE बराबर में BE है और DE समांतर BC है। अब देखना, अगर DE BC के समांतर है तो DE कहां से आ गया, सॉरी रुक जाना, इधर पे गलत लिखा है ना, F लिखोगे यहां पर, इधर पे F लिखो। पहले मैंने D और F की बात कर रहा हूं ना, तो इधर भी हम F लिखेंगे।
डी तथा एफ ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। मैंने खुद कंफ्यूज हो गया था वहां पे, ठीक कर दो, सॉरी माय मिस्टेक। डी ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु, ई तो भाई बी सी का मध्य बिंदु है ना, वो बाद में यूज करेंगे। तो डी एफ समांतर है बीसी के, और यहां पर भी ठीक कर लो, इधर भी मैंने लिखा हुआ है, हर जगह लिख दिया है। डी एफ जो होगा वो समांतर होगा बीसी के, और इसलिए डी एफ बीसी के हाफ के बराबर भी होगा मध्य बिंदु प्रमेय से, और बीसी का हाफ मेरे पास बीई हो जाएगा। अब जरा देखना कि डीएफ बीसी के समांतर लिखो या डीएफ को समांतर लिखो आप बीई के, और डीएफ को अगर आप बराबर लिखो बीई के। तो अगर समांतर है और बराबर है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि डीबीईएफ है ना, डीबीईएफ डीबीईएफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर है? यानी कि जो आपका डीबीईएफ होगा वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इज इट क्लियर? डीबीईएफ आपके पास में क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है? डीबीईएफ आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। डीबीईएफ आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ अगेन अब यहां पर देख लेते हैं, चूंकि डीई एक प्रकार से इसका विकर्ण है, ठीक है, नोट करिएगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज डीबीईएफ में है ना, डीबीईएफ में डीई विकर्ण है ना, यहां पर डीई आपका विकर्ण है। तो भाई हमने प्रमेय 8.2 जो पढ़ी थी कि भाई समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज हमारे पास डीबीई है ना, त्रिभुज हमारे पास डीबीई जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा। किसके? डीबीई सर्वांगसम हो जाएगा हमारे पास ईएफडी के। किसके सर्वांगसम हो जाएगा? त्रिभुज ईएफडी के सर्वांगसम हो जाएगा। तो पहला सर्वांगसमता देख पाए हम कि डीबीई सर्वांगसम हो जाएगा ईएफडी के, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज में डीई विकर्ण है, तो किसी विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब सर्वांगसम हो जाएंगे। एक ही बात है, बराबर बोलता हूं सर्वांगसम बोलता हूं, मीनिंग सेम ही निकलता है उसका। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। इसी प्रकार समझना ध्यान से, इसी प्रकार जैसे मैंने डीबीईएफ को समांतर चतुर्भुज दिखाया, मैं डीईसीएफ को भी समांतर चतुर्भुज बोल सकता हूं। डीईसीएफ भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारे पास ईडीएफ है ना, तो यहां पर जो ईडीएफ है, या सॉरी ईएफडी की बात करूं, अगर ईएफडी जो होगा है ना, त्रिभुज ईएफडी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा। किसके? ईएफडी सर्वांगसम हो जाएगा एफ ईसी के। किसके सर्वांगसम हो जाएगा? एफ ई सी के सर्वांगसम हो जाएगा। सेम प्रोसेस, डीईसीएफ भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और जहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि ईएफ विकर्ण है, लिख सकता हूं
ई एफ विकर्ण है, ई एफ विकर्ण है, तो ई एफ डी, समझिएगा, ई एफ डी एफ ई सी के सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, एफ ई सी के सर्वांगसम, तो यहां से ई एफ डी इसके सर्वांगसम है और ई एफ डी इसके सर्वांगसम है, तो ये आपस में सर्वांगसम हो गए। तो अभी तक हमने इसको सर्वांगसम दिखा लिया, इसको सर्वांगसम दिखा लिया। और क्या अगर मैं सेम देखूं तो डी ई एफ ए भी समांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि आपका डी ई एफ ए भी समांतर चतुर्भुज होगा। डी ई एफ ए नोट कर लेना, डी ई एफ ए समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होगा। ओके, और यहां पर हम क्या देख सकते हैं, डीएफ विकर्ण है, यहां पर आपके पास में डीएफ विकर्ण है, डीएफ विकर्ण है। तो इधर पे क्या ऑब्जर्व करोगे, है ना, यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ई एफ डी है ना, ई एफ डी की बात चल रही है, तो ई एफ डी हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखना, ई एफ डी है तो ए डी एफ के समांतर हो, सर्वांगसम हो जाएगा, ए डी एफ के सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है जी, ई एफ डी ए डी एफ के सर्वांगसम, आई बात समझ में। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, तीनों समीकरणों से हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज डीबीई है ना, त्रिभुज डीबीई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई एफ डी के, ई एफ डी के सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा आपके पास एफ ई सी के, सर्वांगसम होगा आपके पास एफ ई सी के, और सर्वांगसम हो जाएगा आपके पास में ए डी एफ के, ए डी एफ के। तो 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में इसको बांट देता है। ठीक है, जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज है वो उसको 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, जो कि चारों सर्वांगसम है, बराबर क्षेत्रफल में होंगे, तो एबीसी का क्षेत्रफल 4 गुणे में, कोई भी त्रिभुज उठा लो, मान लो मैंने ई एफ डी उठा लिया, 4 गुणे में त्रिभुज ई एफ डी का क्षेत्रफल, है ना, मतलब एबीसी का क्षेत्रफल जो बीच वाला त्रिभुज है ना उसके क्षेत्रफल का 4 गुना होगा, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा था उसने। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकल करके आ जाता है कि एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 4 गुणे ई एफ डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्लियर है, या 1/4 एबीसी का क्षेत्रफल भी उसको लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन था और प्रीवियस में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लो फटाफट से, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट का स्क्रीनशॉट हो गया, सेकंड का ले लो, बहुत ही बढ़िया, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस सवाल में दिया है एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ओके, दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस को एक आयत हमें दिखाना है। चलिए जी, तो सबसे पहले तो हमने एक सम चतुर्भुज बना लेना है। चलो, ये हमारे पास ए बी सी और डी एक सम चतुर्भुज है। हमें पता है कि भाई सम चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, दिया है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। अच्छा, ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस है। ए बी का मध्य बिंदु आपके पास में पी है, बी सी का मध्य बिंदु आपके पास में क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आपके पास में आर है, और ए डी का मध्य बिंदु आपके पास में एफ है।
पी क्यू आर एस के मध्य बिंदु है और हमें दर्शाना है कि पी क्यू आर एस आपका एक आयत है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट ये हो गया, उसके बाद ये हो गया एंड ये हो गया। चलिए हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है। पी क्यू आर एस मध्य बिंदु है, लिख देना। एपी बराबर में आपका पीबी है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पी क्यू बराबर में आपका सी क्यू है और सी आर बराबर में आपके पास में डी आर है और ए एस बराबर में आपके पास में डी एस है। क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये सारी बातें यहां से निकल करके आ जाती है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस एक आयत है। चलिए छोटी सी रचना यहां पर कर देता हूं। ठीक है, छोटी सी रचना क्या है, ए को सी से और बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिला दिया और ए को सी से मिलाया। ए को सी से, सॉरी, ए को सी से तथा, है ना, ए को हमने सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। ए को सी से मिलाया है और हमने बी को डी से मिलाया है। क्या बात है जी। चलिए अब एक बात समझना, ठीक है, अगर मैं त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में बात करता हूं, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम क्या देखते हैं कि पी और क्यू एबी और बीसी के मध्य बिंदु है। पी तथा क्यू एबी तथा बीसी के, एबी तथा बीसी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, एबी तथा बीसी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, पी तथा क्यू हमारे पास में क्या है, एबी तथा बीसी के मध्य बिंदु है। इज इट क्लियर? पी तथा क्यू एबी तथा बीसी के मध्य बिंदु है। चलिए तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू समांतर में, पी क्यू समांतर होगा एसी के और पी क्यू बराबर 1/2 एसी हो जाएगा, है ना। पी क्यू एसी के समांतर और पी क्यू हाफ एसी के बराबर होगा। ठीक है, और इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, है ना, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, है ना, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में जो एस तथा आर एडी और सीडी के मध्य बिंदु है। किसके मध्य बिंदु है? एडी एवं सीडी के मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। ठीक है, और यहां पर मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर एसी के समांतर हो जाएगी, है ना। जो एस आर है वो समांतर हो जाएगी एसी के, और साथ ही साथ एस आर एसी के हाफ के बराबर भी होगी, यानी कि एस आर जो होगी वो 1/2 एसी के बराबर भी होगी, हाफ ऑफ एसी के बराबर होगी। अब जरा दोनों कंडीशंस को देखना कि पी क्यू भी एसी के समांतर है, पी क्यू हाफ ऑफ एसी है, और एस आर भी एसी के समांतर है, एस आर भी हाफ ऑफ एसी है, यानी कि अतः पी क्यू समांतर एस आर और
पी क्यू बराबर में एस आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों हाफ एसी के बराबर, तो पी क्यू एस आर दोनों आपस में बराबर। अतः 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 पी क्यू एस आर है ना, अतः यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो पी क्यू आर एस है, सॉरी पी क्यू आर एस को अगर मैं बोलूं, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस आपका एक समांतर चतुर्भुज होगा। नोट कर लीजिए, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस आपका एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर? यस और नो? चलो, अब यहां तक अगर आप समझ गए हो तो अब हमें अगला स्टेप जो दिखाना है कि भाई पी क्यू आर एस एक आयत है, तो आयत दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि भाई इसका एक कोण 90 अंश का होगा। तो चूंकि हमें पता है ना, क्योंकि एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, और हम जानते हैं कि और हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि विकर्ण परस्पर लंबवत एवं समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं और परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कोई पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल O है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि कोण COB जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हम बोल सकते हैं ना यहां से कि कोण जो आपका COB होगा वो 90 अंश के बराबर होगा। कॉब देख सकते हो, यानी कि ये कोण अगर मैं एक तो कोण बीच वाला ले लूं, है ना, कोई भी कोण हाईलाइट कर देता हूं, ये पर्टिकुलर कोण की अगर मैं बात करूं, इस कोण को, तो ये आपके पास 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है ना? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज है। मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, मान लो M, और इस पॉइंट को बोल दिया N। ठीक है, अगर मैं चतुर्भुज ONQM को देखूं, ठीक है, अगर मैं चतुर्भुज ONQM में, एक बात ध्यान से देखना, हमें ये बात पता है कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो जो RQ है बेसिकली वो BC के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये मध्य बिंदु है, तो RQ BC के समांतर होगा, है ना। यानी कि जो RQ है ना, RQ समांतर होगा BC के। ब्रैकेट में लिख देता हूं, मध्य बिंदु प्रमेय से समझ जाना यहां से, है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से हमें ये बात तो पता हो जाएगी कि भाई RQ BC के समांतर। मैंने पूरा लिखा नहीं है, चाहो तो तुम लिख करके पूरा दिखा भी सकते हो कि भैया RQ BC के समांतर है। करना क्या होगा, तुम्हें कुल मिलाकर के बस एक बार त्रिभुज DCB को लेना है, जहां पर R और Q मध्य बिंदु है, तो RQ BC के समांतर हो जाएगा। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो RQ BC के समांतर है
आर क्यू का ही छोटा सा हिस्सा, आर क्यू का ही छोटा सा हिस्सा एम क्यू है। दैट मीन्स कि जो एम क्यू होगा वो समांतर होगा किसके, है ना, बीसी का छोटा सा हिस्सा ओ एन के, है ना, बीसी का छोटा सा हिस्सा ओ एन के, यानी कि एम क्यू और ओ एन एक दूसरे के समांतर होंगे। और इसी प्रकार हम ओ एम को एन क्यू के समांतर दिखा सकते हैं, है ना, हम यहां पर ओ एन को एम क्यू के समांतर दिखा सकते हैं, ओ एन को भी एम क्यू के समांतर दिखा सकते हैं। जिस प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय से हम ये बात कह पा रहे हैं कि आर क्यू समांतर बीसी है, तो आर क्यू का छोटा पार्ट एम क्यू है, बीसी का छोटा पार्ट ओ एन है, तो ये समांतर है। और इसी प्रकार हम ये भी तो दिखा सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट इसके समांतर होगा, क्योंकि बहुत बेसिक सी बात है। त्रिभुज एबीसी में ऑलरेडी हमने ये चीज दिखाया था, त्रिभुज एबीसी में हमने ऑलरेडी दिखाया था कि भाई पी और क्यू मध्य बिंदु हैं, तो पी क्यू समांतर में एसी होगा, पी क्यू एसी के समांतर है, तो पी क्यू का छोटा भाग एन क्यू है और एसी का छोटा भाग ओ एन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ एन क्यू एन, है ना, एम, यानी कि हम बोल सकते हैं अतः ओ एन क्यू एम एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। एवं खास बात, हमने इस वाले कोण को 90 अंश दिखाया है। कौन सा कोण 90 अंश बेटा? ये जो बीच में बैठा कोण है, यानी कि NOM 90 अंश है। कोण NOM बराबर में 90 डिग्री है, 90 अंश है। तो अगर कोई समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हुआ, है ना, समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वह आयत होगा। मतलब कि ONQM एक आयत होगा, ONQM आपका एक आयत होगा। और आयत के प्रत्येक कोण, एक कोण 90 है तो सारे के सारे कोण 90 डिग्री दिखा सकते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई सम्मुख कोण बराबर होता है, अर्थात अगर ये कोण 90 है तो ये कोण भी तो 90 होगा। मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात पी क्यू आर हमारे पास में 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? और हमने अभी तक क्या प्रूव किया था कि भाई ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या प्रूव किया था? कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और इसका एक कोण पी क्यू आर हमारा 90 अंश है, 90 डिग्री के बराबर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम बोल सकते हैं कि अतः, है ना, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है। क्योंकि भाई आयत की परिभाषा ही है कि अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश है तो वह एक आयत होगा। तो अतः पी क्यू आर एस आपका एक आयत होगा। क्या होगा? पी क्यू आर एस हमारा एक आयत होगा, यानी कि रेक्टेंगल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे पास निकल करके आता है चतुर्भुज से। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलो, तो इसके अलावा कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है? मैं तो ये कहूंगा कि अब जाइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बाकी खुद भी लगाइए, ठीक है। जब आप खुद से लगाते हैं तो ज्यादा बेटर, कॉन्सेप्ट को अच्छे से और भी ज्यादा प्रैक्टिकली समझ पाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और ये वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम वृत्त का वन शॉट, यानी कि जो वृत्त है उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।